नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। चर्चा करेंगे, कुछ लोगों ने अमेरिका की जीत का दावा किया है और कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि ईरान रणनीतिक रूप से मजबूत हुआ है। अनंतः क्या ये कार्रवाई इसके लायक थी? ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या अमेरिका उन्हें बिना किसी संघर्ष के ईरान के परमाणुकरण को रोकने के लिए एक व्यापक रणनीति का लाभ उठा सकता है। एक परिणाम जो अनिश्चित है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबा आज सोशल ट्रूथ पे ट्वीट डाला और उसमें उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। मुझे ये सुनकर आश्चर्य है कि इजराइल राज्य, जिसने अभी अभी इतिहास में अपने सबसे महान क्षणों में से एक का अनुभव किया है और जिसका नेतृत्व बीबी नेतन्याहू कर रहे हैं, अपने महान युद्धकालीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध अपनी हास्यास्पद विच हंट जारी रखे हुए हैं। बीबी और अभी अभी एक साथ नरक से गुजरे हैं। इसराइल के एक बहुत ही कठिन और शानदार दुश्मन ईरान से लड़ते हुए और नेतन्याहू अविश्वसनीय पवित्र भूमि के लिए अपने प्यार में बेहतर, तेज या मजबूत नहीं हो सकते थे। किसी और को नुकसान, शर्मिंदगी और अराजकता का सामना करना पड़ता। नेतन्याहू एक योद्धा थे। शायद इसराइल के इतिहास में कोई अन्य योद्धा नहीं था और परिणाम कुछ ऐसा था जो किसी ने भी संभवतः नहीं सोचा था। दुनिया में कहीं भी सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियारों में से एक का पूर्ण उन्मूलन है और ये जल्द ही होने वाला था। हम सचमुच इज़राइल के अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे और इज़राइल के इतिहास में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने बीबी नेतन्याहू से अधिक कठिन या अधिक सक्षमता से लड़ाई लड़ी हो। इन सब के बावजूद मुझे अभी पता चला कि बीबी ने इस लंबे समय से चल रहे मामले, यानी कि मई 2020 से इस हॉरर शो से ये गुजर रहे थे। ये पहली बार है जब किसी मौजूदा इजरायली प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाया जा रहा है। इसके लिए सोमवार को अदालत में बुलाया गया है। राजनीतिक रूप से प्रेरित मामला लगता है और ये बहुत नुकसान पहुंचाने के लायक है। तो काफी चिंता डोनाल्ड ट्रंप ने जताई, क्योंकि नेतन्याहू का इजराइल में उन्हीं के लोगों द्वारा बहुत विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि युद्ध में झोंकने का काम नेतन्याहू ने अपनी सत्ता बचाने के लिए किया और इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस व्यक्ति ने इतना कुछ दिया है उसके लिए इस तरह का शिकार मेरे लिए अकल्पनीय है। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। क्या अमेरिका ने सचमुच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है? पेंटागन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जो जाहिर तौर पर गोपनीय है और उसमें मैं अक्सर की मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, लेकिन इसमें अजीब बात यह है कि अमेरिकी मीडिया ने इसे एक्सेस किया है कि ईरान की परमाणु क्षमताओं से समझौता नहीं किया गया है। द गार्डियन के अनुसार डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी पेंटागन की खुफिया शाखा द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि सेंट्रीफ्यूगल सहित परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख घटक महीनों के भीतर फिर से शुरू किए जा सकते हैं। और डिफेंस इंटेलिजेंस द्वारा किए गए निष्कर्ष, जो मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अभियानों की देखरेख करने वाले यूएस सेंट्रल कमांड द्वारा किए गए पारंपरिक युद्ध क्षति आकलन पर निर्धारित थे, बताते हैं कि साइटों को नष्ट करने के बारे में ट्रंप की घोषणा शायद अतिरंजित थी। डोनाल्ड जे ट्रंप निश्चित रूप से खुश नहीं हैं। वास्तव में इस विरोधाभासी पत्रकारिता और रक्षा कथन से इतना नाराज हैं कि ईरान पर अमेरिका के भारी हमलों से कुछ खास हासिल नहीं हुआ और अनुमान के अनुसार ये केवल मागा का एक मीनिया था और वे कथित तौर पर इस बात पर नजर रख रहे हैं कि उनके समूह में से किसने नष्ट शब्द का उल्लेख किया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने बमबारी से ईरान के परमाणु क्षमताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए किया था। और जाहिर है पीट हेग्सेथ, मार्को रूबियो, कैरोलिना लेविट और अन्य ने इसका अनुपालन किया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया ट्रंप प्रेसिडेंसी का प्रचलित मुहावरा बनकर रह गया है। सीएनएन के अनुसार अमेरिका और इजरायल ईरानी परमाणु क्षमता को नष्ट करने में विफल रहे। आश्चर्यजनक रूप से कट्टर राष्ट्रवादी नेतन्याहूवादी इजरायली मीडिया इस पूरे मामले के लिए ट्रंप को ही दोषी ठहरा रही है। इसका मतलब है कि बेंजामिन नेतन्याहू गुस्से में हैं। ईरानी फोर्डो परमाणु सुविधा को केवल अंदर से ही नष्ट किया जा सकता था। परेशान करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन हम ऐसा करने में विफल रहे और ईरान के पास अब भी समृद्ध यूरेनियम है। उसके पास अभी भी प्रमुख सक्रिय सुविधाएं हैं। ये एक गलती थी। ट्रंप ने वाकई बहुत बड़ी गलती की। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप की गलती की कीमत हमें नहीं चुकानी पड़ेगी। ऐसा नेतन्याहू ने कहा, किसके दबाव में कहा, और ट्रंप ने उनको बचाने के लिए जो इतना लंबा ट्वीट लिखा है सोशल मीडिया पर,
उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने घोषणा की थी कि पेंटागन ने एफबीआई के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ पिछले वीकेंड पर अमेरिकी हमलों की प्रभावशीलता पर एक वर्गीकृत रिपोर्ट की लीक की जांच शुरू की है, जिसे पेंटागन की रक्षा खुफिया एजेंसी डीआईए द्वारा पूरा किया गया है और यह अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा किए गए युद्ध क्षति आकलन पर आधारित है। माना जाता है कि इस रिपोर्ट की जानकारी सीएनएन, फॉक्स एनबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स सहित कई मीडिया आउटलेट्स को दी जा चुकी थी, जिन्होंने कल डीआईए द्वारा प्रकाशित वर्गीकृत रिपोर्ट के संदर्भ वाले लेख प्रकाशित किए। इसराइल युद्ध में हार नहीं मान सकता, युद्ध के बारे में उसका सिद्धांत जीत से बना है, यही इसराइल की ताकत है, ऐसा नेतन्याहू का कहना है। यही इसराइल की कमजोरी भी है। जब इसराइल ने ईरान पर बमबारी की तो उसका मुख्य उद्देश्य परमाणु सेवाओं को या सुविधाओं को नष्ट करना था। लेकिन अगर इसराइल अकेले ईरान की परमाणु सुविधाओं को नष्ट नहीं कर सकता तो ये बात सभी जानते थे। इसलिए योजना ये थी कि अंदर जाकर कूटनीति के द्वारा अमेरिका को उसमें घसीटा जाए। इसका उद्देश्य ईरानी राज्य की सुसंगतता को पटरी से उतारना और राज्य की पतन को बढ़ावा देना था। यही कारण है कि इसराइल ने ईरान की लगभग सभी शीर्ष कमान को मार गिराया। ये ईरान की मारक क्षमता को कम करना चाहते थे, उसके जनरलों में डर पैदा करना चाहते थे और तेहरान में अराजकता को बढ़ावा देना चाहते थे। ये शानदार ढंग से विफल रहे क्योंकि ईरान की सरकार शुरुआती झटके से तेजी से उभर गई। माना जाता है कि इसराइल ईरान के बड़े पैमाने पर शुरुआती मिसाइल हमलों के लिए तैयार था, लेकिन तेहरान ने जो किया वो कम संख्या में मिसाइलों की बौछार करना था, जिसमें इसराइल की वायु रक्षा कमजोर हो गई और उसे नुकसान पहुंचा। शनिवार को अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद इसराइल ने अमेरिकियों को बताया कि वे युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी शासन परिवर्तन में शामिल नहीं था। इसराइल अकेले लंबे समय तक युद्ध नहीं कर सकता था। इसकी हवाई सुरक्षा कम हो रही थी। हवाई अड्डे काफी हद तक बंद हो गए थे। यहां हर दिन हमले और रक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे थे। इसके अलावा बुनियादी ढांचे को नुकसान और विनाश भी झेलना पड़ रहा था। नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से कहा कि इसराइल अपने युद्ध उद्देश्यों को जल्दी पूरा करेगा। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर इसराइल रुक गया तो वो भी रुक जाएगा। लेकिन अमेरिकी हमलों के बाद कतरियों के माध्यम से बातचीत के दौरान कतर के पीएम ने ईरानियों से बात की। तेहरान ने कहा कि वो अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के बाद ही युद्ध विराम स्वीकार करेगा। सोमवार की रात ईरान ने कतर और इराक के अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। जाहिर तौर पर ईरान ने दोहा को पहले से ही जानकारी दे दी थी, जिसने उन अमेरिकियों के साथ इस बात को साझा किया। ईरानी हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने तनाव कम करने का संकेत दिया। कुछ ही घंटों में उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसका मतलब यह था कि इसराइल और ईरान दोनों के पास युद्ध को खत्म करने के लिए 6 घंटे थे। इसराइल ने ईरान पे बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। तेहरान ने कम से कम 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब दिया, जो बियर शेवा समेत कई स्थानों पर गिरी, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हुए। ट्रंप इसराइल के हमले से नाराज थे और जब इसराइल ने सुबह मिसाइल हमले के जवाब में ईरान पे फिर से युद्धक विमान भेजे तो वो भड़क गए। अमेरिका का कहना है उसने ईरान की परमाणु सुविधाओं को नष्ट कर दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ने ज्यादा माने परमाणु कार्यक्रमों को सिर्फ एक झटका दिया है, भले ही अमेरिका ने परमाणु सुविधाओं को नष्ट कर दिया हो। जैसा कि जॉन कैरी ने कहा, आप ईरानियों के दिमाग से बम के ब्लूप्रिंट नहीं मिटा सकते। ईरान सरकार न केवल बच गई, बल्कि उसने मजबूत राष्ट्रवादी भावनाओं के बीच समर्थन भी अपना मजबूत कर लिया। जब सद्दाम ने क्रांति के 1 साल बाद 1980 में पर हमला किया था, तो उसने और उसके समर्थकों ने यह सोचा था कि युद्ध खमैनी को सत्ता से बाहर कर सकता है। उसके बजाय लंबे समय तक चले युद्ध ने खमैनी को घर पर सत्ता मजबूत करने का मौका दिया। शायद खमैनी के लिए ये सद्दाम मूवमेंट था। इसराइल और अमेरिका के इस दावे का कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें नष्ट कर दी गई हैं, ईरानियों ने अंतिम घंटों में इसराइल की ओर घातक मिसाइलें दागी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम निश्चित तौर पर कुछ समय के लिए पीछे चला गया हो, लेकिन ये एक और दिन लड़ने के लिए तैयार है, जबकि इसराइल, जिसने अपने इतिहास में सबसे बड़ी मिसाइल हमले का सामना किया, अपने किसी भी उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा। भविष्य के इतिहासकार 12 दिवसीय युद्ध को उस युद्ध के रूप में देखेंगे जिसने मध्य पूर्व में डेविड ने गोलियात इसराइल को खूनी नाक दी।
ईरान के साथ हाल ही में हुए संघर्ष से खास तौर पर जून 2025 में ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद अमेरिका को कुछ हासिल हुआ भी कि नहीं? ईरान के परमाणु कार्यक्रम में व्यवधान जरूर पैदा हुआ। फोर्डो, नतांज और इस्फान ने ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया, जिसका उद्देश्य ईरान की यूरेनियम को हथियार स्तर तक समृद्ध करने की क्षमता को कम करना था। जबकि ईरान अधिकारियों ने दावा किया, साइटों को खाली करा लिया गया है और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। यदि हमलों ने सेंट्रीफ्यूगल या समृद्ध यूरेनियम भंडार जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को सफलतापूर्वक नष्ट या क्षतिग्रस्त कर दिया होता, तो ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वर्षों तक पीछे धकेल सकता था, जिससे परमाणु शस्त्र ईरान की तत्कालीन खतरे को कम करके यूएस और सहयोगी सुरक्षा को बढ़ावा मिलता। पर शायद ऐसा नहीं हुआ। हालांकि खुफिया रिपोर्टों से पता चला है कि हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया और ईरान के पास पुनर्निर्माण के लिए पूरी जानकारी है। ये दीर्घकालिक रणनीति लाभ को सीमित करता है, जब तक कि निरंतर दबाव या कूटनीति ना हो। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक अमेरिकी हस्तक्षेप इजरायल के लिए समर्थन का प्रत्यक्ष प्रदर्शन था, जिसने 13 जून 2025 को हमलों के साथ संघर्ष शुरू किया। उसने यूएस इजरायल रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया, एक प्रमुख क्षेत्रीय विरोधी ईरान के खिलाफ इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का संकेत देते हुए यूएस कार्रवाई की प्रशंसा की। इस गठबंधन के कूटनीतिक लाभ हो सकते हैं, जैसे कि अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर इजरायली सहयोग में वृद्धि या यूएस राजनीति में इजरायली समर्थक गुटों में सपोर्ट, जिन्होंने हमले का समर्थन किया। निवारक शक्ति बहाल करना, आर्थिक और ऊर्जा बाजार स्थिरता, युद्ध विराम के बाद तेल की कीमतों में कमी आई, 7.2% की गिरावट हुई, जिससे पता चलता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, फारस की खाड़ी, जो एक महत्वपूर्ण तेल शिपिंग मार्ग है, उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं हुए। अमेरिका के व्यापक संघर्ष में फंसने का जोखिम है, जिसने ईरान अमेरिकी ठिकानों या संपत्तियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। कासिम सुलेमानी की हत्या के प्रति 2020 की प्रतिक्रिया, अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइली हमले जिनमें कोई हताहत नहीं हुआ, यह दर्शाता है कि ईरान आगे भी हमला बढ़ा सकता है, जिससे संभावित रूप से अमेरिकी हताहत हो सकते हैं और अमेरिका एक महंगे युद्ध में उलझ सकता है। यूएस में जनता की राय मुख्य रूप से हमलों के खिलाफ थी। 17 जून 2025 को इकोनॉमिस्ट युगोव पोल से यह पता चलता है कि 60% अमेरिकी सैन्य भागीदारी का विरोध कर रहे थे, जो महंगे इराक और अफगानिस्तान युद्धों के वादों से प्रेरित था। यह प्रशासन के लिए घरेलू समर्थन को कम कर सकता है, खासकर डेमोक्रेट और स्वतंत्र लोगों के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगियों ने हमले का समर्थन किया था, लेकिन तनाव कम करने का आग्रह किया, जबकि क्यूबा, चिली और वेनेजुएला जैसे अन्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में उनकी निंदा की। ये मिश्रित प्रतिक्रिया से यूएस को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने का जोखिम भी बन गया है। यूएस और वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन, जिसमें ईरान अमेरिकी समुदाय भी शामिल हैं, ने नागरिक नुकसान और तनाव बढ़ने की चिंताओं को उजागर किया, जिसमें संभावित रूप से यूएस की सॉफ्ट पावर का दबाव पड़ा। हमलों में 950 ईरानी मारे गए और तेहरान में कई लोग विस्थापित हो गए, जिससे ईरान की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां बढ़ गई हैं। ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई, जैसे कि प्रॉक्सी या साइबर हमलों के माध्यम से, गुरिल्ला वॉरफेयर से सऊदी अरब जैसे अमेरिकी सहयोगियों को निशाना बना सकती हैं या वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर सकती हैं, जिससे अल्पकालिक आर्थिक लाभ नकारा जा सकता है। इसराइल के शुरुआती हमले से पहले अमेरिका और ईरान परमाणु वार्ता में लगे हुए थे, जिसका अमेरिका ने मौन समर्थन किया था। हमलों ने इस वार्ताओं को कमजोर कर दिया है, जिससे ईरान और भी अलग थलग पड़ गया है और उसके कूटनीतिक समाधान की संभावना कम हो गई है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी तर्क है कि इजरायल ने अमेरिका को संघर्ष से शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिससे अमेरिका फर्स्ट नीति से ध्यान हटा और अमेरिका को ऐसे युद्ध में उलझा दिया जो मुख्य रूप से इजरायल के हितों की सेवा करता है। ईरान के पूर्ण पैमाने पर युद्ध से बचकर, अपने समृद्ध यूरेनियम को बनाए रखते हुए और आईएई की निगरानी से हटकर, संभवतः रूस के साथ संबंधों को मजबूत कर लंबे समय तक चलने वाला खेल जीता है, जिसमें ईरान सक्षम है, क्योंकि इराक से 8 साल की लड़ाई में ईरान को पता है कि लड़ाई लंबी चलती है और अब गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए वो अमेरिकी ठिकानों पर भी अटैक कर सकता है। यह निर्णायक अमेरिकी जीत के दावों को कमजोर करता है। युद्ध विराम ने स्थिरता तो पैदा प्रदान की, लेकिन तनाव को अनसुलझा छोड़ दिया,
जिसके स्थायी शांति की कोई गारंटी नहीं है। ईरान का लचीलापन और तूफान का सामना करने की क्षमता से पता चलता है कि अमेरिका ने कोई परिवर्तनकारी भू राजनीतिक बदलाव हासिल नहीं किए। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार। जय हिंद।